जिंदाबाद। आज की सभा के अध्यक्ष श्री सोमनाथ मलिक जी, कार्यकारी अध्यक्ष, अन्य मंच पर उपस्थित केंद्रीय पदाधिकारीगण, मंडल के तमाम पदाधिकारीगण, नारी शक्ति, आज की सभा में उपस्थित साथियों, आपको याद होगा इसी तरह की मीटिंग 2018 के अंदर जब हमने नई पेंशन स्कीम को रद्द करने के लिए 3 दिसंबर 2018 से एक हफ्ते के लिए चेन हंटर स्ट्राइक रखी थी। लास्ट डे में इसी रूप में आपसे मैं मिला था। दोस्तों, आज 29 तारीख हो गई है। आप सबको पता है कि इस सभा का मकसद क्या है। जिस तरह आप जानते हैं कि 2013 में यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव हुआ था। सारी जिंदगी धूप में काम करा है, धूप में काम करा, और वो 6 वर्ष के पश्चात चुनाव ड्यू था। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन बराबर इस बात को रिप्रेजेंट करती रही कि चुनाव कराइए, लेकिन इस सरकार की मंशा कुछ और थी जो वो पूरी नहीं हो सकी। उसके कारण 11 साल पश्चात ये चुनाव हो रहा है। साथियों, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का अपना एक इतिहास है जो 1954 में जिसकी रजिस्ट्रेशन और मान्यता हुई थी, और इसके साथ साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन जिससे हम संबंधित हैं, 1953 में उसकी स्थापना हुई थी। इस इतिहास के अंदर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने और उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने इतिहास कायम किया है। हमेशा कर्मचारियों की मांगों को लेकर उसको पूरा कराने का काम किया है। जो अभी पेंडिंग है उसके लिए संघर्ष बराबर जारी है। तो दोस्तों, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन जिसका अपना इतिहास है, कुछ एक इशू मैं आपको बताना चाहूंगा। ये साथी जो अभी आए हैं, टीकेडी ब्रांच के लोग आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वे अपना स्थान ग्रहण करें। एमपी भाई साहब वहीं बटलवा दो, एमपी भाई साहब वहीं बटलवा दो, निवेदन है वहीं बटलवा दो। तो दोस्तों, नेगोशिएशन मशीनरी की शुरुआत 1950-51 में हुई। रेलवे के इंडस्ट्रियल पीस को रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, और उसी के आधार पर ये नेगोशिएशन सिस्टम चलता आ रहा है। इस देश के अंदर जो रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, पीजीएस के कर्मचारी, अन्य कर्मचारियों के लिए महंगाई बढ़ने पे महंगाई भत्ता कैसे मिलना चाहिए, इसके लिए कोई नियम नहीं था, कोई फार्मूला नहीं था। 1963 से पहले भारत सरकार जब 10% महंगाई इंडेक्स बढ़ जाती थी
2, 4, 5 रुपए 10 रुपए तक देकर कर्मचारियों को संतुष्ट करने की कोशिश करती थी। लेकिन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने 1962 के अंदर इस मुद्दे को उठाया, भारत सरकार और रेलवे बोर्ड के सामने नेशनल काउंसिल के अंदर। वहां पे भारत सरकार ने कहा कि जैसे महंगाई भत्ता मिलता है उसी तरह महंगाई भत्ता आपको मिलता रहेगा। लेकिन NFIR ने कहा कि नहीं, आप एक बात को भारत सरकार अनाउंस कर दे कि देश के अंदर कभी आगे से महंगाई नहीं बढ़ेगी, तब हम महंगाई भत्ता के लिए फार्मूले के लिए बात नहीं करेंगे। उनके पास, भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जब नेगोशिएशन मशीनरी आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, नेगोशिएशन मशीनरी के अधीन डिसएग्रीमेंट के बाद आर्बिट्रेशन अवार्ड होता है, जिसको हेड करते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस, और उसके सामने भारत सरकार और स्टाफ साइड के लीडरशिप फेडरेशन ने अपने मुद्दे को उठाते हैं। 1963 के अंदर SK दास सिंगल मैन कमेटी बनी, वो उस ट्रिब्यूनल के हेड थे। उसके सामने NFIR ने इस बात को रखा कि देश के अंदर महंगाई बराबर बढ़ती है, लेकिन महंगाई भत्ते को देने का रेलवे कर्मचारी या दूसरे अन्य कर्मचारियों के लिए कोई फार्मूला नहीं है। वो फार्मूला बनना चाहिए। उस कमेटी के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, DOPT के सेक्रेटरीज, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, फाइनेंस को डील करने वाला रेलवे बोर्ड का मेंबर, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी, इसके अलावा NFIR से संबंधित दूसरी फेडरेशन, दूसरी यूनियन तथा डिपार्टमेंटल कैटेगरी वाइज एसोसिएशन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपने अपने आर्गुमेंट दिए। लेकिन साथियों, जो जमात अभी 2 दिन पहले जिन्होंने मीटिंग की है, उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते का देश के अंदर फार्मूला नहीं बन सकता। उन्होंने बाइकाट किया उस कमेटी का, और बाइकाट करने के बाद पार्टिसिपेट नहीं किया, ना रिटर्न में दिया। हमारे पास 1965 का रिकॉर्ड है। जब से ये महंगाई भत्ते का तरीका बना, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन का क्या कैरेक्टर है। वो कभी गलत बात नहीं करती। वो महंगाई भत्ते का फार्मूला जो साल में 2 बार मिलता है, जब तक रेलवे रहेगी, रेलवे कर्मचारी रहेगा, केंद्र सरकार के कर्मचारी रहेंगे, स्टेट के कर्मचारी रहेंगे, कि आपको महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। यह नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन का इतिहास है, दूसरी फेडरेशन का नहीं। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह जो बहुत सारे हमारे कर्मचारी डीजल शेडों में, गैरेज के अंदर, इलेक्ट्रिक शेडों में, स्टेशन पे काम करते हैं, उनको रात्रि भत्ता नहीं मिलता था। जो रात को 10 बजे से 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं, केवल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के अंदर रात्रि भत्ता मिलता था।
उसको प्लीड किया, गवर्नमेंट से डिसएग्रीमेंट हुआ, मियां भाई ट्रिब्यूनल 1969 में बना। उसके सामने इस बात को सिद्ध किया कि जो रेलवे कर्मचारी रात को ड्यूटी करता है, नेचर के अगेंस्ट में ड्यूटी करता है, रात को सोता नहीं है, लेकिन रेलवे को चलता रखता है, वो भी इसका हकदार है। तब आपको रात्रि भत्ता मिलना शुरू हुआ। दूसरी फेडरेशन ने इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। इसी तरह ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं होता था। आप कंटिन्यूस रोस्टर में जो साथी या दूसरे साथी आते हैं, अगर वो ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, ओवर टाइम नहीं मिलता था। उसके लिए भी कन्विंस किया NFIR ने और आपको शुरू हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, जब PNM 1-2 बार बोर्ड के अंदर हुई, उसके अंदर NFIR ने 314 डिमांड रेलवे कर्मचारियों की रखी। बोर्ड उसको एग्री करने को तैयार नहीं था। NFIR ने डिमांड की भारत सरकार और रेलवे बोर्ड और नेशनल काउंसिल में कि ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। तब शंकर शरण ट्रिब्यूनल बना। उसके सामने नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने 314 मुद्दे रखे रेलवे कर्मचारियों में, जिसमें से 111 मुद्दे रेलवे कर्मचारियों के पूरे करा के दिए। यह केवल NFIR ने किया, दूसरी फेडरेशनों ने नहीं किया। HOER जो पुराने सलून अटेंडेंट होते थे या केयर टेकर होते थे, उनको जो है 24 घंटे ड्यूटी ली जाती थी, उसको कम करा के उस समय 12 घंटे लाया गया। महंगाई भत्ते के अंदर एक बात आई, जब भारत सरकार की कमेटी ने कहा, उस समय भी 12 लाख कर्मचारी रेलवे के होते थे, कि महंगाई भत्ते का फार्मूला बनने से भारत सरकार के बजट के ऊपर बोझ पड़ेगा। तब हमारे अध्यक्ष TV आनंदन जी और जनरल सेक्रेटरी केशव एच कुलकर्णी जी ने कहा कि ये आपकी सोचनी गलत है, ये आप गलत बात कर रहे हो। रेलवे कर्मचारी उस समय भी अपना वेतन कमा कर लेता था, आज भी अपना वेतन खुद कमा के लेता है। मेरे रिटायर्ड साथी जो है, जो पेंशन लेते हैं, वो भी भारत सरकार से 10 रुपए हम मांगते नहीं है। रेलवे खुद पैदा करता है लाखों करोड़ों रुपया प्रोविडेंट के फंड के नाम से। जो साथी रिटायर हो जाता है, उसकी लास्ट पे ड्रान जो मेडिकल के लिए जमा होती है, वो सारा प्रॉफिट भारत सरकार के पास जाता है। उसी से हमारा वेतन और पेंशन निकलती है। हम सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं है, सरकार का कोई आसान नहीं है। जहां तक रेलवे के अंदर इस बहुत सारे एरियो में रेलवे 20% भी अर्निंग रेलवे को नहीं मिलती, लेकिन उसके बावजूद भी उस एरिया को भी रेलवे ने बंद होने नहीं दिया। बराबर जो देश के नागरिकों की सेवा करते हैं, उसके बावजूद भी इस देश के बजट में अपना हिस्सा रेलवे डिपार्टमेंट डालती है। तो दोस्तों, सबको आगे बुलाना। इसके अलावा जो NFIR ने या URMU ने काम कराए हैं, और मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि उस समय वेतन में बढ़िया विसंगतियां होती थी, रनिंग अलाउंस में बड़ी विसंगति होती थी। हमारे जो 1968 में जो ट्रैकमैन साथी हैं, वो सेमी स्किल्ड में ही रिटायर हो जाते थे।
और उन बातों को लेके उस समय कर्मचारी के हक में बात की। सबसे अहम बात 1957 और उससे पहले जो ग्रुप डी का साथी रिटायर हो जाता था उसको रिटायरमेंट का पास नहीं मिलता था। उस समय नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने 1958 में ये डिसाइड करा के दिया 2 साल बाद हर रिटायर्ड कर्मचारियों को जो ग्रुप डी के थे पास मिलने शुरू हुआ। आज जनवरी 2011 से जो पास के अंदर कई तरह के थे कि इतनी पे हो जाएगी, इतना स्केल होगा, तब फर्स्ट क्लास का पास आपको मिलेगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने ममता बनर्जी से इस बात को डिस्कस किया कि हमारा जो साथी क्लास 4th में सफाई वाला काम करता है, खलासी काम करता है, असिस्टेंट का काम करता है, उनको जिंदगी में कभी एसी में बैठने का मौका नहीं मिलता। तब जाके ये तय हुआ कि ग्रुप डी से लेके ऊपर तक 4200 ग्रेड पे वालों को पुरानी बातों को हटा के कि कोई भी कैटेगरी का साथी 4200 ग्रेड पे में होगा उसको फर्स्ट क्लास का पास मिलेगा। ग्रुप डी के कर्मचारियों को जो अपनी साल में एक बार 3 टायर एसी का पास मिलेगा। ये इतिहास है जो डिसाइड आपको करा के दिया हुआ है। इसी तरह जब ये ग्रेड पे बने 6 सीपीसी में जब स्टेटस प्रमोशन होती है जिसमें अगर मास्टर क्लासमैन 4200 में है, जेई भी 4200 में है, उनको फिक्सेशन से कोई लाभ नहीं होता था। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने बोर्ड की पीएनएम के अंदर रूल 13 का क्रिएट कराया कि जो स्टेटस प्रमोशन होगी उस पर भी एक इंक्रीमेंट मिलेगी। तो दोस्तों, इन तमाम बातों को लेके नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन आपकी डिमांडों को लेके आगे बढ़ रही है। उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने जनवरी 2013 से लेके 24 तक करीब 200 डिमांड जो रेलवे कर्मचारी उत्तर रेलवे की है उसके जनरल मसले है उनको डिसाइड करा के आपके पास भेजा। उदाहरण के तौर पे जो पुराने टाइप 1 के क्वार्टर होते थे कई जगह आज भी मौजूद है, जिसके अंदर नेचुरल काज का कोई प्रावधान नहीं है, किचन का प्रावधान नहीं था, नेचुरल काज के लिए बार सिस्टम बनाया हुआ था। जीएम की पीएनएम आइटम 25/21 उसमें हमने डिसाइड करा के भेजा कि जो पुराने हमारे साथी खासकर ग्रुप डी के अंदर टाइप 1 में रहते हैं, जो अब टाइप 1 का क्वार्टर बनना बंद हो गया, जब नेचुरल काज नहीं है उसका स्टैंडर्ड किराया क्यों कटता है? उसका सब स्टैंडर्ड का किराया कटना चाहिए। 4 साल पहले रेलवे जीएम से आदेश तमाम मंडलों में गए हुए हैं। इसी तरह जब बोर्ड ने ये बंद कर दिया कि टाइप 1 का क्वार्टर नहीं बनेगा, महाप्रबंधक की पीएनएम के अंदर वीके अग्रवाल जो है चीफ इंजीनियर होते थे, उनसे डिसाइड कराया कि टाइप 1 का क्वार्टर होता है उसको दोनों को मिला के टाइप 2 का क्वार्टर बना दो, क्लास 4 के साथियों को भी मिले। इसी तरह जो हमारे इंजीनियरिंग गेटमैन हैं उनसे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती थी,
जहां 50,000 टीबी हो जाते थे, उसमें भी कंटिन्यू 12 घंटे ड्यूटी होती थी। जबकि पीवे मैनुअल जो बना हुआ है ये उसके विरुद्ध है। यूआरएमयू ने जीएमपीएनएम की मीटिंग में 949 नॉर्दर्न रेलवे के गेटों को पिन पॉइंट करके सारे डिवीजनों में भेजा कि 8 घंटे की ड्यूटी होने चाहिए उनकी, 3 गेटमैन होने चाहिए। मैं जहां डीआरएम थे मिस्टर आरएन सिंह, उनका धन्यवाद भी करता हूं। उन्होंने इमीडिएट दिल्ली डिवीजन के अंदर ये पूरी कोशिश की 12 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे करना, 3 गेटमैन देना, और जहां तक कि उन्होंने कहा जहां नहीं हो सकता उनको ओवर टाइम दो। केवल दिल्ली डिवीजन में आरएन सिंह जी ने पहली टर्म पर किया था, अच्छा काम किया था। इसी तरह दोस्तों, जो फेडरेशन अपने आप को संघर्षशील करती है, 2007 से लेकर 13 तक उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के पास मान्यता नहीं थी, लेकिन जो पैकेज जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने जनवरी 2010 में महाप्रबंधकों की मीटिंग के अंदर, जिस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री होती थी, उसके अंदर ये डिसाइड कराया, एक कमेटी बनी। उस कमेटी की 14 मीटिंगें हुई, जिसमें ये सुझाव दिया गया कि इनको भी टेक्निकल कैटेगरी की तरह 250, 2400, 1900 मिलना चाहिए। कमेटी ने रिकमेंड करके भेजा अगस्त 2012 से मिलना चाहिए, लेकिन साथियों 13-14 तक दिल्ली डिवीजन में, नॉर्थर्न रेलवे दूसरे मंडलों में एक यूनियन मान्यता प्राप्त थी, कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। जब पहली पीएनएम जनरल मैनेजर के सामने हमारी हुई, मंडल में हुई, हर मंडल में मैंने गया, सब जगह इसको इंप्लीमेंट करा के ट्रैक मैनों को बेनिफिट दिलाया। इसी तरह साथियों, गेटमैनों के लिए बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, पीने के लिए पानी का साधन नहीं था, नेचुरल काज के लिए सिस्टम नहीं था, बिजली नहीं होती थी, उसके आदेश भी करा के भेजे सब जगह। और साथ साथ जो हमारे ट्रैकमैन साथी, मई, जून, जुलाई में 3 घंटे की रेस्ट होती है, रेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं था, और उसके लिए रेस्ट सेंटर बनाने का आदेश भी करा के भेजा, और मेडिकल चेकअप के लिए भी उनके लिए आदेश कराया। लॉकर, जहां आपका टूल रूम है, वहां लॉकर का प्रोविजन होना चाहिए, पीने का पानी का प्रोविजन होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, बैठने का सिस्टम होना चाहिए, ये भी करा के आपके अंदर भेजा। दोस्तों, जो हमारे साथी नई पेंशन स्कीम में जनवरी 2004 से आए हैं, डीओपीटी और रेलवे बोर्ड से एक आदेश एनएफआईआर ने कराए कि जो दिसंबर 2003 तक जो पोस्टों के अगेंस्ट में जिनकी अपॉइंटमेंट चाहे 4 में हुई चाहे 5 में हुई, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। 25,000 इस देश के अंदर रेलवे के बच्चों को एनएफआईआर ने एनपीएस से ओपीएस में किया, ओपीएस दिलाई, मिल रही है उनको, लेकिन उनके साथ थोड़ी जाती हो रही है। जो 10% कटता है वो अभी प्रोविडेंट फंड में उसको ट्रांसफर नहीं किया। इसी तरह दोस्तों, रनिंग स्टाफ के साथी बैठे हुए हैं, जब भी पे कमीशन आता था, रनिंग अलाउंस, किलोमीटर अलाउंस बढ़ता था, साथ में पे कमीशन के अंदर इन्होंने बढ़ाने में देर लगाई। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने बराबर कॉरस्पॉन्डेंस की, बोर्ड की पीएनएम में लिया, उनको एग्जांपल दी, कैलकुलेट करके दिया कि टीए का पोर्शन उसके मुताबिक लोको पायलट को 947 रुपए किलोमीटर का रेट मिलना चाहिए, ट्रेन मैनेजर को 847 का मिलना चाहिए। लेकिन इस बोर्ड ने
डिस्कस करते करते फाइनेंस ने 300 रुपया सैंक्शन किया। उसी समय राघवैया जी और मैं चेयरमैन मिस्टर लोहानी जो जहां डीआरएम होते थे, वो सीआरबी थे, उनके पास गए, उनको एग्जाम्पल दिया कि अगर एरोप्लेन का पायलट जो इतना पैकेज और इतने पैसे ले सकता है तो मेरा ड्राइवर जो है उसको किलोमीटर का रेट अच्छा क्यों नहीं मिल सकता। तब जाके आपको 520-30 रुपए किलोमीटर मिलना शुरू हुआ। इसी तरह दोस्तों तमाम जो बातें हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अभी रनिंग स्टाफ के लिए 4200 लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को मिलता है। यह भी बेइंसाफी है। पहले ड्राइवर को 800, 1200 या 1400 या 11,500 तक छठे पे कमीशन तक मिलता था। 7वें पे कमीशन ने उसको खत्म कर दिया और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि ट्रेन मैनेजर इनको भी 4200, 4600, 4800 और 5400 मिलना चाहिए। बोर्ड से लड़ाई कर रहे हैं, बराबर संघर्ष कर रहे हैं। इवन रिकमेंड करा के डीओपीटी के पास भी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। जो मेरे साथी सुपरवाइजर हैं उनके लिए भी 13 साल बोर्ड की पीएनएम में आइटम चली। बोर्ड एग्री हुआ कि 3535 पोस्टें उसको अपग्रेड किया जाएगा और उसके बीच में 7वां पे कमीशन आ गया, फिर टाल दिया। उसके बाद जब प्रेशर बना, सबसे पहले अकाउंट्स को 4600, 4800, 5400 का ग्रेड पे मिला। उसके बाद कुछ कैटेगरियों को मिला। अभी भी 23 कैटेगरी सुपरवाइजर की ऐसी हैं जिनको ये लाभ 155/2022 आरबी नंबर बोर्ड का नहीं मिला। वो भी बोर्ड के रिकमेंड करके फाइनेंस मिनिस्टर को एक कमेटी बनाई है, उसकी जल्दी रिपोर्ट आएगी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का काम जो है, डिमांड जो है की जाती है। हम गुमराह नहीं करते लोगों को, हम जो सही बात है वो करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे ज्वलनशील मुद्दा जो मेरे युवा साथी क्वेश्चन भी करते हैं, सुनना भी चाहते हैं, उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथियों ने कईयों ने बताया, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी बात बताऊंगा कि 10 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में 2 लाख रेलवे कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, डिफेंस के कर्मचारी, स्टेट के कर्मचारियों ने जब भारत सरकार के विरुद्ध डिमॉन्स्ट्रेशन किया, उसी दिन मेमोरेंडम बना के प्राइम मिनिस्टर के नाम पे उनसे अप्रोच की गई। उन्होंने केंद्र का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को नॉमिनेट किया। 18 फेडरेशनों ने एक मेमोरेंडम बना के ये साइन करके दिए एक ही आइटम पे कि आप एनपीएस को रद्द करिए, ओपीएस को रिस्टोर करिए। उन्होंने कहा कि हमें समय चाहिए सरकार को। हमने कहा समय लीजिए। और कह रहे कमेटी जो बनेगी आपको बेटर सोल्यूशन देगी। कमेटी बनी, सोमनाथ चेयरमैन बने जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। उनके सामने फेडरेशनों और तमाम यूनियन ने अपनी बातें रखी। उसके बाद 15 जुलाई को नेशनल काउंसिल के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों को बुलाया गया, जिसमें मैं भी था। 4 दोनों फेडरेशनों के थे। लेकिन उसने चेयरमैन ने क्या कहा, मैं युवा साथियों को बताना चाहता हूं। 20 साल संघर्ष किया आप लोगों ने इसके लिए, लेकिन उसने कहा एनपीएस खत्म नहीं हो सकती, 40% से ज्यादा पेंशन नहीं दे सकते। जो आपका 10% कटता है
आज 60% मिल रहा है, वो एक पैसा नहीं मिलेगा। क्वालिफाइंग सर्विस 35 वर्ष होगी, मिनिमम पेंशन 5,000 रुपया होगी, फैमिली पेंशन जो एम्प्लॉय पेंशन ले रहा होता है उसकी अगर डेथ हो जाएगी तो विडो को 30% पेंशन मिलेगी। हमने कहा हमें मंजूर नहीं है, हम ट्रेड यूनियन एक्शन करेंगे, आपने जो करना करिएगा। उसके बाद उसने कहा 5 मिनट लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास गया और वहां से पूछ के आया तो उन्होंने कहा अपना सुझाव दीजिए। डॉक्टर रघवैया जी ने सुझाव दिया कि 50% से कम पेंशन नहीं चाहिए, डीए चाहिए उसके ऊपर, और जो एवरेज पेंशन और लास्ट पे ड्रान का ज्यादा होगा 50%, तो दोनों में से एक चीज मिलनी चाहिए। इसी तरह फैमिली पेंशन 60% से कम नहीं मानेंगे, मिनिमम पेंशन 15,000 रुपये चाहिए और क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से ज्यादा नहीं चाहिए। डीसीआर जो पेंशन मिलती है कम्यूट का प्रबंध होना चाहिए 40%, और उसके साथ साथ जो आपने बात की कि 10% करते हैं, उस समय 14.5% गवर्नमेंट डालती थी, उसका 10% पूरा विद इंटरेस्ट उन युवा साथियों को मिलना चाहिए। इन बातों को लेके ये बात हुई 15 जुलाई को, और उसी फिर 24 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने हम लोग को बुलाया। 24 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा आपके साथ डिस्कशन हुआ और इस डिस्कशन में कुछ अच्छा निकल रहा है, कुछ पर अंडर एग्जामिनेशन है, उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। उधर कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, उस कैबिनेट मीटिंग ने जो अनाउंस किया ऑलरेडी डिसाइड कर दिया। हमसे डिस्कस नहीं किया कि इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखेंगे, हमसे डिस्कस नहीं किया कि जो आपने लमसम 6 महीने का 1/10 कहा वो कर्मचारियों को देंगे। हमने जब ये बाहर आया दूसरे ही दिन NFIR के जनरल सेक्रेटरी, स्टाफ साइड के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने रिएक्ट किया, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि इसके अंदर 9 विसंगतियां हैं। उसमें भी उत्तर रेलवे के अंदर उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने पोस्टर निकाला, 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक उस पर प्रदर्शन किया, काले बिल्ले लगाए, धरना दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम से कम नहीं चाहिए, जो हमें ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम वालों को मिलता है वही मिलना चाहिए। तो इन तमाम बातों को लेके उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने कभी बधाई नहीं दी, मिठाई नहीं बांटे और यूनियन ऑफिस के बाहर होल्डिंग नहीं लाए कि प्रधानमंत्री जी आपकी बड़ी मेहरबानी है। यूपीएस की सराहना नहीं की, जो उसके अंदर कमी है उस बात को उजागर किया। हर जगह हमने कहा हमें नाम से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। हमारे जो युवा साथी हैं यंग एज में जनवरी 2004 से आए हैं और 60 साल के बाद बुढ़ापा लेके जाएंगे, आप उनको कह रहे हैं कि खाली हाथ भेजेंगे, हमें मंजूर नहीं है। हमें 10% उसका मिलना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, NFIR से संबंधित जोन सब इस पे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग चाहिए। और इसके साथ साथ और भी एक अहम फैसला हमने कराया था। टिकट चेकिंग के साथी अगर आए हैं लेकिन उनके पास टाइम कम होता है, 99 के अंदर केवल नॉर्दर्न रेलवे में जो मेडिकल ट्रांसफर टिकट चेकिंग की होती थी, 99 के बाद अहम एक नॉर्दर्न रेलवे का डिवीजन जोन है जिसमें टिकट चेकिंग की, लाइन स्टाफ की मेडिकल ट्रांसफर नहीं होती। ये केवल URMU ने कराया, दूसरे ने नहीं कराया।
इसी तरह साथियों, हर कर्मचारी, ये टेक्निकल स्टाफ, दूसरा स्टाफ, ये रिस्क अलाउंस की बात करता है। इसकी कमेटी भी बनी, उस कमेटी के अंदर रिकमेंड करा के जुलाई में भेजा। 1,27,000 कर्मचारी, उनको कैटेगरियों को जोड़ के हमने ये कहा। मैं ज्यादा समय न लेके, लोग बैठे बैठे थक गए हैं, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथी जो संघर्ष की बात करते हैं कि 1960 में स्ट्राइक की और महंगाई भत्ते के लिए, लेकिन महंगाई भत्ता लेके नहीं दिया। 1968 में स्ट्राइक की और 1974 में स्ट्राइक की, इनको आपको मिला नहीं। 50,000 कर्मचारी रेलवे के इसमें जेल के बंद हुए। 84,000 कर्मचारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। एक भी आइटम ये बता दे कि उस स्ट्राइक के अंदर लेके दी। देश में आपदा आ गई और संकट था, तब जाके इन्होंने स्ट्राइक का नोटिस दिया। इनका जो नेता जॉर्ज फर्नांडिस था, 1974 के अंदर ललित नारायण मिश्रा जी थे, स्ट्राइक के नोटिस के बाद उन्होंने बुलाया और बुला के कहा कि 6 मांगे मानने को तैयार है, लेकिन इन्होंने करा कुछ नहीं है। बोनस की बात की, बोनस लेके नहीं दिया। बोनस 1979 में पीएलबी बोनस केवल NFIR जब पार्टिसिपेट किया तब जाके आके मिला। तो दोस्तों, मैं केवल इसलिए ये मसले, मुझे आगे डिमांड 8वें पे कमीशन की डिमांड वो भी हमने रखी हुई है। तो LAP जो है वो 300 क्रेडिट मिलता है, फुल क्रेडिट मिलना चाहिए। 400 दिन का लीव इनकैशमेंट होना चाहिए। टेक्निकल में ग्रेड 2 ग्रेड 1 वो मर्ज होना चाहिए। ट्रैक मैनों को 4200 मिलना चाहिए और LDC ओपन होनी चाहिए। जो पेट्रोलमैन हमारे साथी और की मैन जो पेट्रोलिंग करते हैं, उनको रिस्क अलाउंस के अलावा स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी ऐसी ड्यूटी है, धूप में छाए में ये काम करते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो हमारे DRM ऑफिस के अंदर काम करते हैं, खासकर दिल्ली डिवीजन, जिसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ 44,000 है, ऑन रोल 37,000 है। पी ब्रांच के अंदर मिनिस्ट्रियल स्टाफ की संख्या क्या है? सैंक्शन है 170, ऑन रोल 150। मैंने GMPNM के अंदर 37 पोस्ट और क्रिएट करने का ला के आदेश इनको दिया हुआ है। 5 वर्ष हो गए। बाकी कैडरों के लिए ये मैचिंग सेविंग ढूंढ लेते हैं। मेरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो 1500 कर्मचारियों के सर्विस का लीव अकाउंट सर्विस, दूसरे मैटर को, एस्टैब्लिशमेंट को डील करता है, उनकी कमी पूरी करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। यास्टिक बनी हुई है रेलवे बोर्ड की मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए, यास्टिक बनी हुई है कि इतना काम होगा, इतना स्टाफ होगा, उसके ऊपर मिनिस्ट्रियल स्टाफ पी ब्रांच का इतना आदमी होगा, लेकिन उसको भी इंप्लीमेंटेशन नहीं करती। इसके साथ साथ मैं साथियों को यह बात भी कहूंगा कि वो साथी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ में काम करते हैं, पुराना इतिहास देख लीजिए। 1990 से पहले मिनिस्ट्रियल स्टाफ चाहे पी ब्रांच में, मैकेनिकल में, कमर्शियल में, ट्रैफिक में, ऑपरेटिंग में, इंजीनियरिंग के अंदर जो काम करता है, 90 के अंदर उनके स्केल क्या होते थे, और NFIR ने एफर्ट्स करके आज आपको SSC 5400 के ला के बराबर खड़ा कर दिया है। 5400 मिल रहा है मेरे मिनिस्ट्रियल भाई को, और वो सेवा भी आपकी करते हैं। लेकिन जो उनको दिक्कत है, HRMS आ गया, कंप्यूटर नहीं दिए, कंप्यूटर जहां दिए उसकी कोडर लाइफ 5 साल है, माउस की 5 साल है, कीबोर्ड की 5 साल है, वो बदले नहीं जाते। जनरल मैनेजर से आदेश आए हुए हैं
किसी भी मंडल में नहीं है। इसी तरह रिजर्वेशन में, बुकिंग के अंदर भी यही हाल है कि ये बदले नहीं जाते। HRMS को रन करने के लिए इंट्रोड्यूस तो कर दिया, बोर्ड से बाबा ले लिया आपने, लेकिन फील्ड के अंदर कितने कंप्यूटर आपने सप्लाई किए हैं? ऑफिसर जो है वो कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है उनके पास। क्यों नहीं फील्ड के स्टाफ के होते? बोर्ड को लिखिए, या उनको कंप्यूटर दीजिए या लैपटॉप दीजिए, तभी HRMS लागू होगा। कागजों में दिखाने से नहीं होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और अपग्रेडेशन में तमाम साथियों को 6600 तक सुपरवाइजर हो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जब आपने इंट्रोड्यूस नई टेक्नोलॉजी आ गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपने बढ़ा दी है, उसके अनुसार इन स्टाफ को भी अपग्रेडेशन का फायदा मिलना चाहिए। एडिशनल ग्रेड खत्म हो जाना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपने बढ़ा दी है। तो दोस्तों, बाकी मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए लास्ट में आपसे अनुरोध करने आया हूं, अपील करने आया हूं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन बराबर आपके लिए संघर्ष कर रही है। संघर्ष में आपका सहयोग चाहिए, सहयोग में आपका मुझे वोट चाहिए। 4, 5, 6 दिसंबर को जो यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव हो रहा है, रेल इंजन पे मोहर लगा के उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन को भारी मतों से विजय कराइए, ताकि हम आपके लिए आ सके, हम ठेकेदारी प्रथा को लगाम लगा सके, हम निजीकरण को लगाम लगा सके, जो पोस्टेज सेंटर हो रही है उस पे लगाम लगा सके, जो क्रिएशन नहीं हो रही है उस पे लगाम लगा सके, जो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, खासकर कंपैक्टेड ग्राउंड के अंदर ये जो बैन लगाया हुआ है और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, उसके अंदर कोई बैन नहीं होना चाहिए। जहाँ अगर कोई मेरी बहन या किसी एम्प्लॉय की विडो या बच्ची मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जाना चाहती है, उसको जॉब देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अंत में जो अपील की है उसका अनुरोध करता हूं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली डिवीजन में कम से कम हमें जो है 30,000 से ऊपर आप वोट लेके देंगे, ये मुझे आशा है, क्योंकि मंडल ने काम किया है, मंडल काम करता है। मेरा डिवीजन प्रेसिडेंट, डिवीजन सेक्रेटरी सारा दिन आपके बीच में बताते हैं, किसी आइटम को छोड़ते नहीं है। जो प्रमोशनें फंसी हुई होती हैं, किसी का काम फंसा हुआ होता है, कई लोग ना शुक्रे हैं, काम करा के इधर और बातें गुनगाते हैं दूसरी यूनियन का। उनको भी सोचना चाहिए जब फंसते हैं, क्योंकि उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन 200 रुपये चंदा लेती है। जब काम कराने आते हैं, हम नहीं पूछते किस यूनियन के मेंबर हो, पहले उसके काम की बात करते हैं, उसके बाद उसकी मदद करते हैं, फिर हमारा ब्रांच सेक्रेटरी चंदे की बात करता है। तो दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप लोग इतनी देर बैठे रहे। अंत में मेरी अपील को स्वीकार करके भारी मतों से विजय कराइए। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी के साथ 5 मिनट का समय और लूंगा। मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं सबसे पहले रावत जी, सबसे पहले तो मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा शैलेंद्र जी का, जो NRMU के